Today we're gonna study lesson number 2, Real Estate Investment Trust, that is also of the CS Professional Group number 3. So what is a Real Estate Investment Trust? It is an investment vehicle जो किसमें इन्वेस्ट करता है, ऐसे completed real estate properties में जो रेंट ला के दे सकते हैं या फिर जो इंडिया की रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का? इसमें एक जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। इसको मैनेज कौन करता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजर। इसकी जो एसेट्स होती है उसका ओनरशिप ट्रस्टीज को दिया जाता है, जो कि सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ को कौन मैनेज करता है? प्रॉपर्टी मैनेजर। और ये इन्वेस्ट किस में करते हैं? रियल एस्टेट एसेट्स में। लेंडर्स और डेट फाइनेंसेस भी इसमें मिलते हैं। एक रेगुलेशन बनाया गया है सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। उसके हम फीचर्स देखेंगे। इसमें स्पॉन्सर की होल्डिंग 5% रहती है। कलेक्टिवली वो लोग 25% होल्ड करते हैं 3 साल के लिए। और जो एक अगर कोई स्पॉन्सर ग्रुप हो, आप जी स्पॉन्सर ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है? स्पॉन्सर ग्रुप इज लाइक फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट है तो विल से इट एज अ स्पॉन्सर ग्रुप, और कोई सिंगल इंडिविजुअल है तो विल से इट एज अ स्पॉन्सर। तो अगर कोई स्पॉन्सर ग्रुप आता है तो उसकी 15% से कम की होल्डिंग नहीं होगी, और कलेक्टिवली सारे स्पॉन्सर्स की 25% है। लिस्टिंग जो है मैंडेटरी है फॉर यूनिट्स के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंडीशन 80% जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में करना है, और बाकी का जो 20% है वो किस किस में कर सकते हैं? डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज़ में, लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट ऑफ अ कंपनी में, मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी शेयर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैश इक्विवेलेंट्स। अब नेक्स्ट बात आती है कि वैल्यूएशन कैसे होगी एसेट्स की? ईयरली बेसिस पे होगी और हाफ ईयरली बेसिस से अपडेट होती रहेगी, और जो एनएवी डिक्लेयर होगी वो हर 15 दिन में होगी। ये वैल्यूएशन होने के हर 15 दिन में। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? 90% इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी आफ्टर टैक्स ऑफ द रियल एस्टेट एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? या तो डायरेक्टली कर सकते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, या फिर वो एक स्पेशल पर्पस वेंचर बनाएगी और जिसकी 80% होल्डिंग जो है वो ट्रस्ट के पास रहेगी, ठीक है। और अगर 80% उसके जो एसेट्स हैं उसकी होल्डिंग ट्रस्ट के पास रहेगी, और उसके जो इक्विटी है उस एसपीवी के उसकी 50% होल्डिंग ट्रस्ट के पास रहेगी। इनिशियल ऑफर के रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जो मिनिमम ऑफर साइज होगी वो 250 करोड़ होना ज़रूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड यूनिट साइज जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन साइज जो है फॉर यूनिट्स ऑफ रेयर शैल बी ₹2 लाख। मिनिमम 2 लाख का सब्सक्रिप्शन करना ही करना है। पब्लिक ऑफर जो है वो 25% ऑफ यूनिट्स जो हैं वो पब्लिकली ऑफर होंगी। बोरोइंग्स एंड डेफर्ड पेमेंट्स के लिए क्या है कि जो बोरोइंग्स है वो 49% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मतलब लाइक एसेट्स जितनी भी है ट्रस्ट की उससे 49% ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं लेनी है, और जैसे ही 25% से ज़्यादा बोरोइंग होती है तो यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल और क्रेडिट रेटिंग चाहिए। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दी है। स्पॉन्सर जो आरईआईटी को सेटअप करता है, स्पॉन्सर ग्रुप्स में कौन कौन आता है? स्पॉन्सर आ गया, स्पॉन्सर इंडिविजुअल हो सकता है, स्पॉन्सर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने का? कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेबी के साथ। एप्लीकेंट कौन अप्लाई कर सकता है ट्रस्ट बनाने के लिए? जो एक स्पॉन्सर हो ट्रस्ट के बिहाफ पे, और ट्रस्ट डीड जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो। स्पॉन्सर कौन होएगा? जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस होगा और जिसका नेटवर्थ 20 करोड़ से कम नहीं होगा और कलेक्टिवली 100 करोड़ से कम नहीं होगा। मैनेजर कौन होगा? जिसका नेटवर्थ 10 करोड़ से कम नहीं होगा, 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होगा। हाफ ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उस ट्रस्ट के, एंड मैनेजमेंट अग्रीमेंट जो है वो उसको ट्रस्टी के साथ करना है मैनेजर को। ट्रस्टी जो हैं दे हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्टी अंडर द डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993 एंड नॉट एन एसोसिएट ऑफ स्पॉन्सर मैनेजर प्रिंसिपल वैल्यू। जो ट्रस्टी है वो एसोसिएट नहीं हो सकता है कोई भी स्पॉन्सर का, मैनेजर नहीं हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यूअर नहीं हो सकता है।
जो पार्टीज होंगी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होनी चाहिए। फिर आता है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। इनिशियल ऑफर जो है वो पब्लिक इशू के थ्रू ही होगा, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है कि रजिस्टर्ड होना है सेबी के साथ, ऑफर साइज 250 करोड़ से कम की नहीं होगी, मिनिमम यूनिट होल्डर नॉट लेस देन 200 CR एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट लेस देन 500 CR। इफ ये चीज़ हमने INVIT जो पिछला लेक्चर था उसमें भी देखी थी कि अगर पोस्ट इशू कैपिटल एट ऑफर प्राइस 1600 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो कितना ऑफर लाना है? 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का। अगर मोर देन 1600 करोड़ है तो 400 करोड़ वैल्यू ऑफ यूनिट्स का ऑफर लाना है, और 4000 करोड़ या उससे इक्वल टू है तो 10% ऑफ यूनिट्स का लाना है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर जो है वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेगा सेबी के पास। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद सेबी एंड शैल बी मेड पब्लिक बाय पुटिंग ऑन द वेबसाइट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बाय द लीड मर्चेंट बैंकर। ये चीज़ हर जगह सेम होती है कि एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भरना है मर्चेंट बैंकर को, फिर एक ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास देना है जिसको सेबी पब्लिक करेगी वेबसाइट पे डाल के। फिर जो भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट होगा उसके साथ एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो कि लीड मर्चेंट बैंकर देगा। सेबी जो भी कमेंट्स है उस ऑफर डॉक्यूमेंट पे वो लीड मर्चेंट बैंकर को कम्युनिकेट कर देगी, और जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो फिर सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल हो जाएगा। ऑफर पीरियड जो है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो अलॉटमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे हो जाएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शैल इशू यूनिट्स ओनली इन द डीमैट फॉर्म। अब बात आती है ऑफर डॉक्यूमेंट एंड एडवर्टीजमेंट की। ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो मटेरियल, ट्रू, करेक्ट और एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स देना चाहिए। एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए या कुछ भी एक्सट्रेनियस नहीं होना चाहिए। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स। अब ये जो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स से हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये हमने INVITs में छोड़ दिए थे, बट ये और वहाँ दोनों में सेम है। तो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स में आफ्टर इनिशियल ऑफर मैंडेटरी लिस्टिंग करनी है, एक लिस्टिंग अग्रीमेंट बनाना है, और जो ट्रेडिंग लॉट है वो 1 लाख रुपए का मिनिमम होगा, और रिडीम जो करनी है यूनिट्स एट द टाइम ऑफ द डी लिस्टिंग, या तो बायबैक के साथ रिडीम करनी है। अब हम बात करेंगे डी लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स की। अगर कोई पब्लिक शेयर होल्डर है वो फॉल हो जाता है बिलो द लिमिट, जैसे जो हमारे पब्लिक शेयर होल्डर हैं वो लिमिट से कम हो जाते हैं तो हमें डी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। लिस्टिंग अग्रीमेंट का कोई वायलेशन हो गया तो डी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। स्पॉन्सर ट्रस्टी यूनिट होल्डर्स रिक्वेस्ट करते डी लिस्टिंग तो डी लिस्टिंग करानी पड़ेगी। सेबी में ऑर्डर वाइंडिंग अप टू रिडीम द यूनिट्स ऑफ द यूनिट होल्डर। आफ्टर डी लिस्टिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टर शैल सरेंडर सर्टिफिकेट। डी लिस्ट होने के बाद उसको अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर देना है। इन्वेस्टमेंट कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अब ये क्या है? नाउ वी गोना टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। इनको वेकेंट लैंड में इन्वेस्ट नहीं करना, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं करना है, मोर्गेजेस में करना नहीं, अदर देन मोर्गेज बैक सिक्योरिटीज़, मतलब कोई भी कोलैटरल है उसमें पीछे सिक्योरिटी होना, कोई भी मतलब लोन है उसके पीछे सिक्योरिटी या कोलैटरल होना ज़रूरी है। 80% से कम प्रॉपर्टीज़ में करना नहीं है और 20% से ज़्यादा किसी और में करना नहीं है। REIT के खुद की यूनिट्स में उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। 90% कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करना है। 15 डेज के डिक्लेरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन करना, अगर नहीं किया तो 15% का इंटरेस्ट लगेगा। नो स्कीम शैल बी लॉन्च अंडर द REITs। राइट एंड मीटिंग ऑफ द यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के पास क्या राइट्स है? राइट टू रिसीव इनकम, एक एनुअल मीटिंग करेंगे वो लोग विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो एनुअल मीटिंग होगी उसके अंदर एनुअल अकाउंट्स के बारे में बात होगी, वैल्यूएशन रिपोर्ट के बारे में, ऑडिटर और उसकी फीस के बारे में, और वैल्यूअर का अपॉइंटमेंट होएगा। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर कोई बोरोइंग हो रही है लिमिट के एक्सीड में, या कोई मटेरियल इशू है, तो वोट इन फेवर जो होंगे यूनिट होल्डर्स के वो वोट अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। अगर कोई मैनेजर का रिमूवल हो रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में चेंज हो रहा है या डी लिस्टिंग हो रही है यूनिट्स की, तो फेवर में जो वोट है वो 1.5 टाइम्स होने चाहिए वोट अगेंस्ट से।
और कोई भी चेंज अगर स्पॉन्सर में हो रहा है या रीडेजिग्नेशन हो रहा है स्पॉन्सर का, या फिर उसके लिए यूनिट होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर होंगे उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अगर इस प्रोसेस में शेयर होल्डर्स 200 से कम चले जाते हैं तो जो ट्रस्टी है ही हैज़ टू प्रोवाइड 1 year टू द मैनेजर टू रेक्टिफाई। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं? एनुअल रिटर्न टू द यूनिट होल्डर्स, ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोजर देना है, हाफ ईयरली रिपोर्ट देनी है यूनिट होल्डर्स को, और डिस्क्लोज करना है हमें प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जो 5% से ज़्यादा हैं, कोई भी एडिशनल बोरोइंग 5% से ज़्यादा ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट, कोई भी एडिशन इशू हो रही है यूनिट, या फिर डिटेल ऑफ द क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड लीगल प्रोसीडिंग। ये PSI में हमें देना है, दैट इज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और इसमें ये सब इंक्लूड होना चाहिए। पार्टिसिपेशन बाय द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स इन द REITs। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होते कौन है, पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द RBI एज NBFC, और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एन इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC विद RBI, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये 5 जन जो होते हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होते हैं, जो कि इन्वेस्ट करेंगे जितनी भी टोटल ऑफर साइज है उसका 5% इन्वेस्ट करेंगे, और 5% से लेके 25% तक ये होल्ड करते हैं। इशू प्राइस इन लोगों के लिए जो पब्लिक इशू में प्राइस है उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे या उससे ज़्यादा ही होगी। यूनिट सब्सक्राइब बाय द स्ट्रैटेजिक विल बी लॉक इन फॉर 180 डेज। जो लॉक इन है यूनिट्स का वो 180 डेज का होगा, और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।